नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिवानी के द्वारा लिखी कहानी नट का संक्षिप्त रूप सुनाने जा रही हूँ। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए छीके में धरे ताजे मक्खन की खुशबू से कमरा भर गया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का, जब उस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताजे मक्खन की डली फाफर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना झूठा गस्सा ठूंस दिया था, ठीक जाने के एक दिन पहले। उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से चोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया था और उसी उजाले के पीछे पीछे न जाने कहां से उसकी सास आकर खड़ी हो गई थी। अपने धृष्ट फौजी पुत्र की बहू को कर्कशा सास ने वहीं चीर कर धर दिया था। हद है बेशर्मी की भी। हमारे कुमाऊं की छोकरी होती तो ऐसी बेशर्म थोड़ी ही होती है ना। तिब्बती की लामानी इसी से गुण दिखा रही है। सास के जाने के पश्चात मैं कितनी देर तक पति की छाती पर सिर धरे सुबकती रही थी, पर जिस छाती को चीनियों की गोली की वर्षा झेलनी थी, वह सुंदर पत्नी की टेक बनती भी कैसे। गुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। सास, विधवा ननद और जिठानी की गालियां सुनती तो वह जान पूछकर ही बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ धरकर इशारा करती कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान उसे ब्याह लाया था। अपनी माँ के साथ वह गांव-गांव में फेरी लगाकर बिसाती का छोटा मोटा सामान बेची करती थी। स्वास्थ्य से दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थी। कानों में गंदे पीले सूत में गूंथे फिरोजा और मूंगे झूलते थे। कंधे से टखने तक झूलते उसके तिब्बती लाबादे की टीली ढाली बाहों में वह एकदम ही बच्ची लगती। पर कभी कभी लाबादे की कैंचली उतार कर वह उसकी बाहों में रहस्यमय सीवन में ढूंढ ढूंढ कर जुएं मारती। और अब लाबादे की कैंचुली से रहित उसका उन्मुक्त यौवन किसी लपलपाते नाक की भांति देखने वाले को डसने दौड़ पड़ता। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना कैंचुली के देख लिया। ग्राम के चौराहे पर उसकी माँ ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी थी। जम्बू, गनफ्रेणी आदि मसाले की जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसार कर धूप सेक रही और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदरी पुत्री अपने लबादे की बाहों से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और माँ बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडोल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों में टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी। गुमान को देखा तो लजाकर अपने हाथ खींच लिए। गुमान अकारण ही चीजों का मोल तोल करने लगा। कभी मैली चादर पर सजे छोटे आईने में अपनी मूंछ संवारता, कभी नीले फिरोजा की अंगूठी पहनता और कभी उठाकर तिब्बती घंटियां ही टनटनाने लगता। क्यों बेकार में गड़बड़ करता? पुट्टी की माँ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसे छिड़क दिया। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मनचलों की भीड़ जम जाना नित्य का नियम था, पर वह बड़ी खूंखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहक को वह चट से बीन कर फटक देती थी, पर गुमान सिंह को दोबारा झुड़कने का साहस उसे भी नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि से कुछ अजीब मोहनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो एक दो दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हथियारों ने अपनी फौजी टुकड़ी को खिला दिया था। और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी उड़ा ले जाते। रात ही रात में वह मनी पद्मी हूँ जबती पुत्री को खींचती गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई थी। उन्हीं चीनियों को मार भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहती थी। आने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की माँ के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमैयों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसे जिएगी। बिना जौ की शराब के उसके गले के नीचे रोटी का गस्सा नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की को ढक पाएगी। फिर वह गुमान की माँ और विधवा बहन को देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी घुल घुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा
गुमान और पुट्टी दोनों ही दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे। दूसरे ही क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्र की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निकल जाने को तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर भी गुमान को अपनी माँ, बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगा लेगी, पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म, जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझा कर रख दी। दूसरे ग्राम में पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे फिरा दिए और कुछ याकूत, फिरोजे, चांदी की 3-4 दंत खदुनियाँ और 4 बकरियों को दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने उसे सराय से ससुराल के लिए विदा किया। गुमान का कमरा बेहद छोटा और अंधेरा था। एक कोने में ताजे खोदे गए मिट्टी से सने आलूओं का ढेर लगा था। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके थे, जिन पर उसकी खाकी वर्दियां टंगी थी। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लाया था। उसी आईने में युगल प्रेमियों ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट धुल गई। दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देखकर उसका जी भर आया। अपनी भाषा में फुसफुसाकर उसने पुट्टी के हृदय को भेद लेने की बड़ी चेष्टा की, पर पुट्टी सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। लौटने पर अपनी माँ के अपमान की बात पुट्टी ने अपने ही तक सीमित रखी, क्योंकि उसकी ननद और उसकी सास ने उसकी माँ का बहुत अपमान किया था। इसी बीच गुमान सिंह के जाने का दिन आ गया। जाने से कुछ घंटे पहले उसने अपने खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की एक चीज लाया हूँ, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू की ढेरी के नीचे गाड़ कर रख दी। पुट्टी डबडबाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती रही। कहती भी क्या? अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी ही तिब्बती भाषा में ठीक से व्यक्त कर सकती थी, और उस भाषा के दुरूह शब्द उसका पति कैसे समझता? एकाएक उसे पति के शब्द याद आए। इसे अकेले में देखना पुट्टी, हाथ की बादामी थैली को वह भूल ही गई थी। क्या लाया होगा गुमान? कांपते हाथों से उसने पोटली खोली और चौंक कर पीछे हट गई। पोटली से यदि काला नाग भी फन उठाए निकल आता तो भी वह शायद इतना नहीं चौंकती। पोटली से उसके पीले गोल चेहरे की परिधि से भी बड़ी पीले चौखे सोने की नथ झक झक चमक उठी। लाल, सफेद और हरे कुंदन का जड़ाऊ लोलक उसके हाथ का स्पर्श पाकर घड़ी के पेंडुलम सा डोल उठा। सहसा उसकी आंखें पति के प्रति कृतज्ञता से डबडबा आई। एक दिन उसने ग्राम के प्रधान की बहू की नई नथ देखकर पति से आलू के इसी ढेर पर बैठकर एक नथ की फरमाइश की थी। हाथ के इशारे से ही उसने अपनी छोटी सुगंध नसिका के इर्द गिर्द अंगुली से घेरा खींच खींच कर भूमिका बांधी थी। पहले गुमान समझा नहीं था, फिर कैसे ठट्टा कर हंसा था। आज उसी आलू के ढेर पर नथ झकझक कर रही थी, पर उसे पहनकर बैठेगी तो देखेगा कौन? टप टप कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ना जाने कब उसकी माँ आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई। सास और ननद गुमान को छोड़ने बस स्टैंड गई थी। पुट्टी की माँ शायद बाजार गई थी। पोटली को नीचे उतारकर माँ पुत्री के निकट आई और नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से खिसक आई। बाप रे बाप, कम से कम 6 तोले की है पुट्टी। इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहाँ से आया? क्या पता माँ, कह गए हैं अम्मा से बचाकर जमीन में गाड़ देना। पुट्टी की माँ की आंखों में समधिन के प्रति घृणा उभर आई। ठीक ही तो कह गया, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। ला जल्दी से कुछ ला, गाड़ कर रख दूंगी, नहीं तो फिर बुढ़िया आ जाएगी। पर एक बार पहन तो लेती बेटी, मैं भी देखूं ऐसी नथ और ऐसा तेरा रूप। एक बार तो देख जाता भागा। सुंदरी पुत्री के सौम्य चेहरे पर नथ की शोभा देखकर उसकी आंखें भर आई। डलिया में धरे टूटे दर्पण को निकालकर पुट्टी ने चटपट अपना चेहरा देखा तो स्वयं लाज से लाल पड़ गई। छी, कहीं भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। ऐसा कहकर वह माँ से अपने सौंदर्य की स्तुति बार बार सुनना चाह रही थी। तू अच्छी नहीं लग रही है तो कौन अच्छी लगेगी? तेरी खूसट सास? अच्छा ला, नथ उतार दे, मैं चट से गाड़ दूं। ऐसी चीज क्या बार बार बनती है? जब तक पुट्टी की सास और ननद लौटी, माँ बेटी ने 2 हाथों गहरा गड्ढा खोद कर नथ को गाड़ दिया था। नथ का इतिहास माँ बेटी तक ही सीमित रह गया। फिर धीरे धीरे युद्ध की दारुण विभीषिका में पुट्टी भटक कर रह गई। कभी सुनते निशंस चीनी हत्यारों ने चारों ओर से घेर कर कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी टुकड़ी को मोर्टार तोपों से भून दिया है। भूखी प्यासी वह कभी भी स्कूल के हेडमास्टर के रेडियो से कान सटाकर बैठ जाती, कभी बिलक बिलक कर रोने लगती। सास दिन भर बड़बड़ाती, कुलच्छनी रो रो कर कैसा अपशगुन कर रही है। बहुत दिनों तक गुमान की कोई चिट्ठी नहीं आई।
और फिर एक दिन तार आया। कुमाऊं रेजिमेंट का गुमान सिंह दुश्मन की गोलियां झेलता हुआ आखिरी दम तक अपनी चौकी पर डटा रहा। अंत में जांग में गोला फटकर लगने से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब उसकी सास और ननद छातियां पीट घायल हथनी सी चिंगाड़ रही थी, तब पुट्टी शांत प्रस्तर प्रतिमा सी आलूओं के ढेर पर बैठी थी। वही आलूओं का ढेर उसके प्रेम का ताजमहल था। उसी ढेर पर सौभाग्य ने उसका वरण किया था और आज वही वैधव्य का विषधर उसे डस गया था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। स्थिर दृष्टि उठाकर उसने अपनी माँ को देखा। माँ बिलखती हुई अपनी बेटी को देखने के लिए आई थी और उसे देखकर स्तब्ध रह गई थी। माँ ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची मेरे साथ घर चलेगी? वह अपना चेहरा उसके पास सटाकर बोली, नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी। आलूओं की ढेरी को ममता से देखकर पुट्टी ने मुंह फेर लिया। पुत्र की मृत्यु ने उसकी सास को जीती जागती तोप बना दिया। वह दिन रात आग उगलती पर पुट्टी पत्थर बन गई थी। रोज रात को वह पति की वर्दी सूंघती, माथे से लगाती और फिर छाती से लगाकर आलू के ढेर पर बैठ जाती। जिधर करवट बदलती उधर ही वर्दी को भी यत्न से लिटा देती और धुएं से काली छत को देखती रहती। एक दिन उसने सुना कि उसके ग्राम से 17 मील की दूर तहसील पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और गांव की स्त्रियों से सोना मांग रहे हैं। सोना जमा कर देश के लिए गोलियां खरीदी जाएंगी, बारूद आएगा और उसी गोला बारूद से चीनियों से लोहा लिया जाएगा। पर किसके पास होगा इतना सोना? पुट्टी ने सुना उसकी सास अपनी पुत्री को कह रही थी, हमारे दरिद्र गांव में तो 2 बेला 1 फूट अन्न भी नहीं जुटता। मेरे पास तो 10 तोले की नथ है, पर क्यों दूं? इन्होंने ही तो मेरा बेटा छीन लिया। पुट्टी मनी मन सास पर झुंझला उठी। इस बुढ़ापे में भी नथ का लोभ नहीं गया। उसकी आंखें सहसा अंधेरे कमरे में जुगनू से चमकी। उसके हाथ स्वयं ही टटोल टटोल कर आलू के ढेर को हटाकर मिट्टी खोदने लगे। गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब ने अपने बंद गोले के अफसरी कोट के बटन खोलकर बड़ा जोशीला भाषण दिया। उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपने गले की चेन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा को उसकी झोली में डाल दी थी। सभा में एक अजीब सी स्तब्धता थी। तभी भीड़ को चीरकर एक तिब्बती किशोरी बढ़ गई। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली की कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महिषी की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे न जाने कहाँ खो गई। बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूंछों की पुट्टी के आकस्मिक आगमन ने सहसा खींचकर नीचा कर दिया। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कार उठा। क्या वह पतली चेन उसकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोला सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर से लाकर स्वयं उनकी मां ने कहीं गाड़ दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना कौन धरेगा बेटा? मां ने कहा था। कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित कर दिया, एक अज्ञात महिला अभी अभी वह नथ दे गई है। भीड़ में वह जहाँ कहीं भी हो आकर इसकी रसीद ले जाए। हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिलमिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ छक छक कर उठी। भीड़ से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिख गई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।